फैसले आपने आज लिए हैं, जिसमें अच्छा देश वाला जो है फिर पीछे की थोड़ा सा ये करके क्या सजा वाले देखिए, इस विषय पर आज बैठक हुई है, लेकिन ये पूरी बैठक नहीं हो पाई समय अभाव को लेकर। एक बैठक और होगी ये कंटिन्यूअस ये में, उसके बाद हम आप लोग को बता पाएंगे कि इसका कितना फलाफल निकला, कितने लोग छूटेंगे, कितने लोग बचेंगे। और ये नियमित रूप से करने का निर्णय लिया गया है जल्द, जो उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, ताकि बेवजह जेलों के अंदर लोग ना रहें और उनको विधि सम्मत तरीके से रिहा किया जाए। आपने पेंशन की बात कही, इसमें जो वृद्ध है, क्या वो महिला? हाँ, इसमें बहुत सारे इशूज सामने आए हैं, जिसमें बहुत सारे कोई 70 साल, कोई 75 साल, कोई 80 साल, कोई 60 साल के लोग हैं जो रिहा होंगे। और सामाजिक ताना बाना ऐसा है, और गरीब, पिछड़ा, और सबसे अधिक इसमें जो देखने को मिल रहा है, जेलों में बंद लोग सबसे अधिक आज आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग ही हैं, अल्पसंख्यक लोग ही हैं। और इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है या घर की जो स्थिति होती है, काफ़ी दयनीय और काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और इस उम्र में अगर वो जेल से निकलते हैं तो उनके जीवन यापन के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उनको भी अधिकार है। ऐसा ना हो कि जेल से छूटने के बाद एक नए नर्क में चले जाए। छूटने से पहले उन सभी जो लोग हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की एक आकलन कर ली जाए। तत्पश्चात उनको सुविधा के साथ, अगर वृद्ध हैं तो निश्चित रूप से वो वृद्धा पेंशन के दायरे में आते हैं, और अगर गरीब हैं तो उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई उनके साथ, अगर उनके परिवार में कोई नहीं है तो वो अपना जीवन सुगमता से काट सके। ये हमने पूरे पदाधिकारियों को इस विषय पे संज्ञान लेने को कहा है। और जो इसका असली व्याख्या है, उस व्याख्या के अनुरूप एक समय अवधि में लोगों के ऊपर निर्णय ले लेना आवश्यक है। और पदाधिकारी या सिस्टम की लापरवाही से वो बेवजह जेलों में ना रहें, ये भी सुनिश्चित है। गोड्डा के एक मामले को लेकर भी आपने आज निर्देश दिए हैं, जिसमें ठीक मध्य प्रदेश की तरह की वो घटना की, पुलिस ने जबरन जो है मिली है। इस पे सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी पहले मिला था और FIR लॉन्च काफ़ी दिनों के बाद हुआ। अब इस विषय पर मैं क्या कहूँ, अब पता नहीं ये असल बात क्या है इसके अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में लाई गई कि कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं इस धरती पे, हम अपना काम करेंगे। और शायद हमारे कामों से अगर जिनको तकलीफ है उनको उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने कदमों को नहीं रोकते हैं। हम लोग के कदम निरंतर चलते हैं, चलते रहेंगे, बिना रुके, बिना थके। सर, प्रवासी जो मजदूर जो आए हैं उनको ट्रैप करने के लिए नक्सली भी लगे हुए हैं। हालांकि आपकी पुलिस कई जगह काम कर रही है, तो अपने संगठन में शामिल कराना चाहते हैं नक्सली।
तो क्या सर आपकी तरफ से कुछ अभी तक ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा सिस्टम इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने ये भी लिया है कि कोरोना कोविड को लेकर कि अब इस राज्य में जिस तरीके से पहले कुछ रिलैक्सेशन थे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं 70, 71, 72 घंटे के बाद वापस चले जाएंगे, अब यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आएंगे, किसी भी रास्ते से आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद ही आगे की गतिविधियाँ होंगी, चाहे हवाई जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी ये धीरे धीरे बंद हो रही है। और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना। आप दे रहे हैं गाइडलाइन कि इस तरह की घटनाएं राज्य में ना हो। नहीं, बिल्कुल हम लोग इसके पक्ष में हैं और जिस तरीके से वो बर्बरता देखी गई है उसका हम घोर निंदा करते हैं और यहाँ प्रयास होगा कि ऐसे किसी भी तरीके की घटनाओं को ना दोहराया जाए। खेल नीति पर भी आज चर्चा हुई और झारखंड में खेल की असीम संभावनाएं हैं और हर दिन कोई खबर आती है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया, वो ठेला चलाते हैं, वो इस पर विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्द खेल नीति को लेकर आपके समक्ष आएंगे। खेल नीति पहले भी बनी है, जो प्रभावी रूप से नहीं रही है। शायद उसमें कई खामियां रही हैं, कई चिंतनें उसमें बाकी रही हैं। उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जो पूर्व से जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उन खिलाड़ियों के लिए भी और आने वाले समय में भी इस राज्य में खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था हम लोग स्थापित कर पाएँ उस दिशा में भी। और जो इनफैक्ट वो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उन खिलाड़ियों के प्रति भी पूरे सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जा रहा है। बहुत जल्द इसका एक बेहतर एक स्ट्रक्चर आपके सामने और राज्य के लोगों को, राज्य के नौजवानों को दिया जाएगा, जो खेल के माध्यम से अपना अब बिल्कुल अब ये निर्णय लिया जा चुका है। सर राजस्थान की घटना पे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपने पहले कहा था कि आपकी सरकार को भी जो है कई लोग जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी शासित। ये तो हमने उस संदर्भ में कहा, जो सरकार नीतियां बना रही है वो सिर्फ इस सरकार के लिए, पूरे देश में गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करने की कुछ षड्यंत्र चल रहे थे, जो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बिल्कुल केंद्र सरकार के मंत्री के समक्ष फ्लैग किया है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान की राजनीतिक विषय पर सवाल है आपका, मैं इस पर अभी तक यही कह सकता हूँ कि अभी तक विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाया है। और मुझे लगता है आने वाला समय में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये अफवाहें उलट भी हो सकती है कि हमारे विरोधी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी तरस जाए, ऐसे ना हालत हो जाए। सर बीजेपी के लोग क्या संपर्क में है? सर विधायक बीजेपी के संपर्क वो में तो उनको आने दीजिए, इनके षड्यंत्र को जो वो चल रहे हैं वो चलाते रहें। और हमारी नज़र बिल्कुल है, और मैंने पहले भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष की हालात भी उनकी ना रह जाए। इस तरह के जो एक्शन है वो ले रही है, कई उन्होंने उल्लेख भी किया। आज बाबूलाल मरांडी जैसा बताते हुए आप जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार एसीबी की जांच चल रही है, जैसे धनबाद के ऊपर, यहाँ पर क्या सरकार का तनख्वाह लेने के लिए सिर्फ है क्या? उनका तो कुछ काम है कि नहीं? वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे कि नहीं?
कि इन संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। ये वो सरकार नहीं है जो राजस्थान में दिखी है, जहां ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को सरकार गिराने के लिए दौड़ाया गया। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।